अ बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है जिसका मास 25 किलोग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है 25 किलोग्राम, ये रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इज 73.5। तो यहाँ पे मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना चाहिए मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मोशन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए लगने वाली है उसकी वैल्यू है 73.5। अब देखो बात यह है कि जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाने से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा। यहाँ तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते 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 लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं आ जाती। जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगी उस वक्त फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं आ सकता है। यानी यहाँ के केस में मोशन जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स यहाँ डोमिनेट हो जाएंगी। यानी जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ उस वक्त अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, है ना। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एंड द फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज नीडेड टू कीप द बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रखने के लिए हमको कितनी फोर्स की ज़रूरत है? 49 न्यूटन। अब सुनिए, हुआ यूँ कि जैसे ही हमने बॉडी में मोशन ऑब्जर्व किया तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक फ्रिक्शन में, है ना। अब बॉडी में मोशन स्टार्ट हो गया, कितना फोर्स लग गया उस पर? 73.5। बॉडी में मोशन जैसे ही स्टार्ट हुआ फ्रिक्शन स्टैटिक से कन्वर्ट होकर बन गया काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए हमको फ्रिक्शन जितना है उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ की केस में हम कह सकते हैं कि 49 न्यूटन का फोर्स किसके बराबर है? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है ना। ठीक है, हमको मालूम क्या करना है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट हमको मालूम करना है। दोनों भी मालूम कर सकते हैं, पहले जो पूछा है वो मालूम कर लेंगे। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है? 73.5। यानी अप्लाइड फोर्स को लिख लो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यानी 73.5 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। सो 73.5 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ मास का वैल्यू कितना है? 25, और जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू है 9.8। अगर हम इसको 73 के बजाय 75 कंसीडर कर ले तो इक्वेशन बन जाएंगी 25 1 जा 25, 3 जा 75, यानी 3 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू म्यू। अगर म्यू का वैल्यू 10 होता तो ये 3/10 हो जाता, यानी म्यू का वैल्यू बन जाता 0.3। ऑप्शंस दूर दूर है इसलिए हम ऑप्शन बी 0.3 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। सिमिलरली आप मालूम कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? 49 न्यूटन इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो आपको निकालना आता है, 49 यहाँ लिख लीजिए, आंसर 0.2 आ जाएगा अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना हो तो।